हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस पोटेंशियल वेल की बात की थी। ये पोटेंशियल वेल कुछ इस तरह से आपका फैला हुआ था और x इजिकल टू माइनस ए से प्लस ए के बीच में इस सेंटर पॉइंट अपने लिया है, रेफरेंस पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में इसको मैंने सिमेट्री लिया है और पार्टिकल को मैंने इसके अंदर बाउंड माना है। और पार्टिकल के बाउंड होने के लिए यहाँ हमने कंडीशंस लगाई थी। एम मास का पार्टिकल मूव कर रहा था, पूरी तरह रिफ्लेक्टर आपकी जो है ये इसकी वॉल की सरफेस है, तो बगैर मास में किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुए अंदर अंदर मूव करता रहता है। और अंदर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मानी थी V0, बाहर मानी थी हमने माइनस V0 थी अंदर, और बाहर की तरफ थी कितनी आपकी, वो थी 0। और उसके लिए हमने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे। अब इन रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के बाद में अब हम यहाँ पर मैंने कहा था ये जो अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा और माइनस अल्फ़ा बराबर बीटा कॉस बीटा ए, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस मिलती हैं, इनको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम आइगन स्टेट और आइगन फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके कर्व खींचते हैं। इसको मैंने कर्व खींच रखा है आपका यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ और थोड़ा सॉल्व करके मैं इसको यहाँ से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ इसके अंदर कि हमने जो वेव फंक्शन माना था इसका मैंने दो फंक्शन ले लिए थे। तो अपन फर्स्ट कंडीशंस की लेते हैं। तो हम श्रोडिंगर समीकरण को दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला भाग इसके लिए और दूसरा भाग इसके लिए। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यहाँ पर पहले भाग में डिवाइड करते हैं और पहली इक्वेशन मेरे पास अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा है ना। तो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन नंबर जो यहाँ लिखी थी मैंने अल्फ़ा ए माइनस जी, ये अल्फ़ा ए माइनस जी, इस इक्वेशन की बात करें या हम बात करें अल्फ़ा ए प्लस जी अल्फ़ा, ये वाली इक्वेशन की बात करें, इन दोनों इक्वेशंस के लिए फर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूँ कि अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर हम स्वेच्छ c मान लेते हैं। c को क्या कर देते हैं अपन, आर्बिट्रेरी ले लेते हैं और c बराबर में 0 कर देता हूँ। आर्बिट्रेरी चाहे आप इसमें रखो चाहे आप जो है इस इक्वेशन में रखो, इनमें से किसी में भी रख दो। स्वेच्छ अपन c ले लेते हैं और अपनी आर्बिट्रेरी c के लिए इन दोनों 15 और 16 से आर्बिट्रेरी c के लिए क्या होगा, जब c बराबर 0 होगा तो ये पूरी टर्म आपकी 0 के इक्वल, ये आपका 0 के डिनोमीटर में, अल्फ़ा 0 के डिनोमीटर में, मतलब a बराबर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, g मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो स्वेच्छ c बराबर 0 के लिए मैं यहाँ पर जो है इस कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ और अल्फ़ा बराबर a बराबर क्या होना चाहिए, g होना चाहिए। तब अपने पास में जो वेव फंक्शन आएंगे डिफरेंट एरिया में जो हमने पहले भी लिए थे, तो psi1x दैट्स इज इक्वल टू, ये जो मैंने वेव फंक्शन निकाला था और ये था अपने पास में कितना, a की पावर ऑफ अल्फ़ा x था, a की पावर ऑफ अल्फ़ा x पहला फंक्शन था हमारे पास। साई सेकेंड जो मैंने सॉल्व करके निकाला था बाद में, साइन सेकेंड एक्स जो था मेरे पास में वो था आपके पास में कितना, डी कॉस बीटा एक्स, डी कॉस बीटा एक्स, यही था हमने इस फंक्शन की बात करी थी, हमने निकाला था साइन सेकेंड बराबर डी कॉस बीटा एक्स। और साइन थर्ड बराबर जो अपने पास में था, तो साइन थर्ड था आपका, उसमें मैंने जी लिया था, है ना, बट ए बराबर क्या है आपका, जी है, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई की पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा एक्स। ये मुझे तीन वेव फंक्शन मिलते हैं। इस दोनों इक्वेशन को मैं इन दोनों इक्वेशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट्स में अगर मैं आर्बिट्रेरी c बराबर 0 ले लूँ तो इस दोनों समीकरणों से मुझे a बराबर g मिलता है। तो हमारे पास वेव फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाता है, ये ऐसा रहेगा, ये भी एज इट इज़ है, बट साई थर्ड है वो g था आपका, और यहाँ पर बन जाएगा a की पावर ऑफ अल्फ़ा x, और ये a बराबर g है चूँकि हमारे पास में ये। और यहाँ पर अगर अपन ये कहेंगे तो साइन सेकेंड एक्स आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर साइन सेकेंड एक्स ये आपका जो है इवन आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है आपका, देखो ज़रा क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें माइनस एक्स रखते भी हो तो कॉस माइनस एक्स इजिकल टू क्या बन जाता है आपका, कॉस एक्स हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और कॉस प्लस 1 की वैल्यू किस किस के लिए होती है, 2 पाई, 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, इसका मतलब वो पाई का क्या बन जाता है आपका, एक सम फलन बन जाता है, एक इवन फंक्शन बन जाता है। तो अपने पास में साइन सेकेंड जो यहाँ पर है ये आपका जो है इवन फंक्शन यहाँ पर हमें मिलता है। इसके संगत जितनी भी अवस्था रहेगी उन सब अवस्थाओं को अपन क्या बोलेंगे, इवन स्टेट कहेंगे।
इसके अंतर्गत हमें जितनी भी स्टेट्स मिलेगी ना वो सब क्या कहलाएंगी, आपकी इवन स्टेट्स यहाँ पर कहलाएंगी। ये मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ। अगेन मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ और सेकंड कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन, भाई मैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए मैंने ये बना दिया, सेकंड कंडीशन के लिए मैं कहता हूँ, और सेकंड कंडीशन के लिए क्या होता है आपका, मैं इसको बोलता हूँ सेकंड कंडीशन के लिए क्या है आपका, ये वाली कंडीशन है फॉर इक्वेशन 19, फॉर इक्वेशन 19 ये निकाला था अपन ने, फॉर इक्वेशन 18 के लिए निकाला था। तो सेकंड अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इससे मुझे मिलेगी, जो दूसरा पार्ट मिलेगा मुझे। और फ्रॉम इक्वेशन 19 इस 19 इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी d बराबर 0 ले लूँ, इफ d बराबर 0, तो देखो जरा इस इक्वेशन में d बराबर 0 रख दो, चाहे इस इक्वेशन में d बराबर 0 रख दो, किससे रख दो, यहाँ रख देते हैं तो d बराबर 0 से पूरा 0, e की पावर ऑफ माइनस अल्फा है और इनका मल्टीपल 0, मतलब a प्लस g बराबर 0, तो a बराबर क्या आता है मेरे पास में, माइनस g आता है। और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर उस वेव फंक्शन में पुटअप करता हूँ तो मेरे पास इस कंडीशन के लिए मेरे पास वेव फंक्शन जो मुझे मिलते हैं साई फर्स्ट एक्स जो मुझे मिल जाता है वो अगेन मुझे मिल जाता है ए की पावर ऑफ अल्फा एक्स मिल जाता है, वैसा का वैसा ए की पावर ऑफ अल्फा एक्स मिल जाता है मुझे, ठीक है। इन इक्वेशन को एक साथ मिला करके मैं बोल देता हूँ, ये सारी इक्वेशन एक साथ मिला के इक्वेशन नंबर 20 हो जाती है। और ये अपने पास साइन सेकेंड एक्स निकालता हूँ, तो साइन सेकेंड एक्स क्या रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, वो रहेगा साइन सेकेंड एक्स बराबर ये है ना, तो क्या बन जाएगा डी, मतलब इसमें फिर से मैं वही, और डी को मैं यहाँ पर साइन सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो आपका सी हो जाएगा, कि डी बराबर तो 0 रख रहा हूँ मैं डी बराबर तो मैं 0 रख रहा हूँ ना, तो क्या बन जाएगा फिर आपका, वो उस इक्वेशन से लूँगा वहाँ सॉल्व करूँगा इसको, बिल्कुल मैं उन इक्वेशंस जो मैंने इसके पहले जो इक्वेशंस लिखी थी उनमें बात कर रहा हूँ मैं, कि d बराबर मैं 0 रख रहा हूँ। जब d बराबर 0 रखूँगा तो वहाँ पर d कॉस बीटा नहीं मिलेगा मुझे, वो हमारे पास कंडीशन थी c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x, और उस इक्वेशन में मैं d बराबर 0 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन सेकेंड मुझे मिल जाएगा c साइन ऑफ बीटा x, यही तो मिलेगा मुझे वहाँ से उस इक्वेशन से, हमने लिखी थी लास्ट टाइम की इक्वेशन। और साइन थर्ड होगा आपका, साइन थर्ड क्या हो जाएगा, साइन थर्ड जो बनेगा आपका वो बन जाएगा माइनस का a और e की पावर ऑफ माइनस अल्फा a, है ना, ये मिल जाएगा मुझे, माइनस a रख लूंगा उसको मैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर वो g मिला था बट g बराबर क्या है आपका, माइनस a तो है, तीसरी इक्वेशन g e की पावर ऑफ माइनस अल्फा x थी, तो g क्या रख दूंगा, माइनस से, तो माइनस a रख दिया, तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है यहाँ इक्वेशन नंबर 21। और यहाँ पर आपका जो साइन सेकेंड एक्स है ना, साइन सेकेंड एक्स ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ओड फंक्शन। और किसके लिए मिला है मुझे ये ओड फंक्शन मिला है मुझे इस कंडीशन के लिए, तो इसको अपन हमेशा क्या कहेंगे, यहाँ पर हम इसके संगत जितनी भी स्टेट्स होगी उन सब स्टेट्स को अपन क्या कहेंगे, ओड स्टेट्स कहेंगे। मतलब मैंने इस इक्वेशन, दो इक्वेशन फाइंड आउट की थी लास्ट वाले वीडियो में, हमने सॉल्व किया था, और हमने इस इक्वेशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट के लिए हमने c बराबर जब 0 पुटअप किया तो मुझे यहाँ से a बराबर g मिलता है, तो जो इक्वेशन में लास्ट वीडियो में मैंने इक्वेशंस निकाली थी वो था आपका a की पावर ऑफ अल्फा एक्स, g की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, और ये था c प्लस c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, c बराबर 0 तो मुझे ये मिल जाएगा बिल्कुल, तो ये मैंने लिख दिया था, और साथ में मैंने ये g था, a की जगह g रख दिया, ये g की जगह a रख दिया मैंने। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर साइन सेकेंड एक्स हमेशा इवन फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा प्लस आता है, तो इसके संगत जितनी भी स्टेट्स होंगी इस वाली इक्वेशन के संगत उन सब स्टेट को अपन कहेंगे इवन स्टेट्स, इवन एनर्जी स्टेट्स, और जो फंक्शन बनेगा वो इवन फंक्शन बनेगा। अगेन सेकंड कंडीशन के लिए मैं क्या कर दूँ, आर्बिट्रेरी d बराबर 0, इसमें d बराबर 0 रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, इसमें तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, a बराबर माइनस जी। फिर से हम उस इक्वेशन में जाते हैं, श्रोडिंगर वेव के हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के हमने इक्वेशन फाइंड आउट की, तो साइन फर्स्ट एक्स बराबर क्या बन जाएगा, वही a की पावर ऑफ अल्फा एक्स है, साइन सेकंड एक्स में d वाला 0 हो जाएगा और c वाला बच जाएगा, तो c साइन बीटा एक्स, और साइन थर्ड बराबर वो g था और a की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस g की जगह माइनस है, तो माइनस a की पावर ऑफ अल्फा एक्स है, सॉरी एक्स। और यहाँ पर चूंकि साइन बीटा, साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू हमेशा साइन बीटा आता है,
जब हमेशा साइन बीटा होगा तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो ये वेव फंक्शन है ये हमेशा ओड वेव फंक्शन रहेगा। हम इस फंक्शन को बोलेंगे, साइन सेकंड को हमेशा ओड फंक्शन बोलेंगे। और ओड फंक्शन बोलने के बाद इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है इस कंडीशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वेव फंक्शन जब हमारे पास में आएंगी, जितनी भी स्टेट्स आएंगी, उन सब स्टेट्स को बोलेंगे अपन इवन स्टेट्स। इस प्रकार से मैं यहाँ तक इसको लेकर के आता हूँ, इस इक्वेशन को। अब हम यहाँ पर ये कहें कि हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो एनर्जी आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें उसको देख लेते हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं अपन इसके लिए। तो एनर्जी आइगन वैल्यू में निकालता हूँ, तो एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x बराबर अल्फा ए ले लेता हूँ, अल्फा ए, और y बराबर बीटा ए, ये मैं ऐसा ले लेता हूँ। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन 18 एंड 19 दोनों से क्या हो जाएगा आपका, देखें ज़रा। तो अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा ए से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों पक्षों में ए से मल्टीप्लाई करूँ, तो अल्फ़ा ए इज इक्वल टू बीटा ए। तो अल्फ़ा ए बराबर क्या है आपका x इज इक्वल टू बीटा ए बराबर क्या है आपका y, और टेन बीटा ए मतलब टेन y। ये इक्वेशन मुझे मिलती है, और ये इक्वेशन मिलती है मुझे माइनस का, फिर से अल्फ़ा, तो ये क्या बन जाएगा x दैट्स इज इक्वल टू बीटा ए मतलब y कॉट y। ठीक है, अल्फ़ा बराबर माइनस का कॉट बीटा ए, ये हम यहाँ से इसको माइनस एक्स बराबर वाई टेन वाई और माइनस एक्स बराबर वाई कॉट वाई, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलती है। ये कहलाती है आपकी सम अवस्थाओं के लिए, मतलब जो इवन स्टेट्स के लिए मैंने कहा था इसको, और इसको अपन बोलते हैं ओड स्टेट्स के लिए। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है एंड तक। जब भी ओड स्टेट की बात करेंगे तो इस वाली फंक्शन को यूज़ करेंगे, जब भी इवन स्टेट की बात करेंगे तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये दो इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल जाती है। अगेन मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और बचेगा मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर होगा। अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2m मॉड में e अपॉन में h कट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी। और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी, तो वो थी 2m, और क्या था आपका ब्रैकेट में v नॉट, और मॉड में आपका e ब्रैकेट बंद और अपॉन में h कट स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो देखो जरा 2me से ये वाला 2me कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, जो बचने वाला है मेरे पास में वो बच जाएगा 2m v नॉट अपॉन में h कट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यही तो बचेगा मेरे पास में, बचा। तो मैंने इसको इस प्रकार से ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने लिख दी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ गामा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारे पास में ये 22 आ जाती है, जहाँ जो गामा है ना आपका, गामा स्क्वायर क्या है आपका 2m v नॉट अपॉन में h कट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि जो गामा है ना, वो गामा आपका पूरी तरह से डिपेंड हो रहा है इस v नॉट ए स्क्वायर के ऊपर, है ना। और इसे विभव कूप का प्रबलता प्राचल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रबलता प्राचल, स्ट्रेंथ पैरामीटर। ये क्या बनता है आपका, स्ट्रेंथ पैरामीटर बनता है, स्ट्रेंथ पैरामीटर ये बनता है आपका यहाँ से, बिकॉज वी नॉट क्या है कि इसकी गहराई है इस विभव कूप की, इस पोटेंशियल वेल की। ये जितनी ज़्यादा होगी आपकी गामा की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, ये जितनी कम होगी गामा की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। इसीलिए हम इस गामा को यहाँ पर बोलते हैं स्ट्रेंथ पैरामीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये इक्वेशन एक किसकी इक्वेशन आती है आपकी, एक जो है वृत्त की इक्वेशन, एक सर्किल की इक्वेशन, आप कह सकते हैं स्फीयर की इक्वेशन यहाँ से मिलती है मुझे। ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन मिलती है मुझे, ये इक्वेशन जो है मुझे मिलती है यहाँ पर जो है एक वृत्त की, एक सर्किल की इक्वेशन मिलती है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए उस सर्किल का रेडियस है।
और यहाँ पर ये अब गामा क्या है, इसकी रेडियस है, और गामा की हम डिफरेंट वैल्यू की बात करते हैं। गामा बराबर 1 2 3, अपन यहाँ पर 1 3 और 5 कंडीशन को लेकर के चले हैं। गामा की जब वैल्यू 1 हो तो हम इसके लिए, फिर गामा की वैल्यू 3 हो तो इसके लिए, और गामा की वैल्यू 5 हो तो इसके लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स प्राप्त करेंगे सम अवस्थाओं के लिए। इसके और इसके बीच हम कर्व खींचेंगे, और इवन नंबर्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ और आइगन एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या देंगे हमें, एनर्जी आइगन वैल्यू देंगे। इसके लिए और इसके लिए अपन कर्व खींचेंगे इन दोनों के बीच में, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे इन दोनों के, उससे मिलेगा मुझे यहाँ पर फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट, मुझे फिर से एनर्जी आइगन वैल्यू देंगे। बट इसके और इसके लिए जो हमको मिलेंगे वो इवन आपकी एनर्जी स्टेट्स होंगी, और इसके लिए जो मुझे मिलेगा ना, इसके और इसके लिए ये आपकी क्या होंगी, ओड आपकी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पर होंगी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो अपने पास में ये आ गया बिल्कुल। गामा बराबर 135 के लिए मैंने यहाँ पर 2 कर्व आपके सामने शो कर रखे हैं, और इन दोनों कर्व से मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि यहाँ पर देखो मैंने जिसको सेंटर माना है, और 1 गामा बराबर 1 मतलब 1 मीटर रेडियस है आपकी, उस 1 मीटर रेडियस का एक कर्व खींच दिया, एक अर्क खींच दिया इसका। ये 3 मीटर रेडियस का अर्क है, और ये आपका 5 मीटर या 5 स्ट्रेंथ का आपका अर्क खींच दिया। सेम नीचे मैंने यहाँ पर भी किया है। ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाला कर्व आपका इसके और इसके बीच जो कर्व आ रहा है उसको शो कर रहा है। ये एक सर्किल का इक्वेशन, इसलिए मैंने सर्किल खींचा है ना। इसकी रेडियस कितनी है आपकी, इतनी रेडियस का सर्किल खींच दी है। इसके और इसके बीच में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कर्व खींचना चाह रहा हूँ, तो वो कर्व मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि टैन का कर्व कैसा होता है। अगर मैं टैन के कर्व की बात करता हूँ तो आपका टैन का कर्व आपने लास्ट क्लासेस में सीखा है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0, यहाँ ले लेता हूँ मैं π/2, यहाँ मैं ले लेता हूँ 3π/2, यहाँ मैं ले लेता हूँ 5π/2, ऐसा। यहाँ चलो मैं पाई ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 2π ले लेता हूँ, ऐसे लेके चलता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर हम इस कर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप जैसे ही यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ मैं, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए चीज़ ये। यहाँ से यहाँ पर इस कर्व को मैं खींचना चाह रहा हूँ। देखो मैं इतना ही ले रहा हूँ, सिर्फ इसको इतना ही ले रहा हूँ अभी मैं, ऐसे नेगेटिव साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। ये मैंने ले लिया आपका π/2 ले लिया, ये मैंने ले लिया आपका पाई ले लिया, ये मैंने ले लिया 3π/2। तो अब हम जानते हैं tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, आपकी इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब मैं यहाँ से इस लाइन खींचता हूँ, सीधी ड्रॉ करता हूँ, और मैं इसको बोल देता हूँ इन्फिनिटिव लाइन है आपकी, है बिल्कुल। जैसे ही हम tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, इन्फिनिटी होती है tan π/2 की वैल्यू। तो tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो आपका जो कर्व है ना वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम थोड़ा सा इस π/2 से थोड़ी सी वैल्यू कम लेंगे, भाई π/2 के लिए तो है, लेकिन आप जैसे ही tan पाई की, तो ये कर्व आपका क्या हो जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट होकर ये इस तरफ घूम जाएगा, ऐसे। क्यों घूम गया, क्योंकि आप tan की वैल्यू कम कर रहे हो। tan की वैल्यू देखो इन्फिनिटी के लिए बिल्कुल आपका ये है, ये tan लिया है मैंने इधर, और इधर मैंने π/2 लिया है। हम कर्व की बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी के लिए आपका कितना है, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी में बिल्कुल है। लेकिन जैसे अपन tan की वैल्यू कम करते हैं ना, तो आपका ये जो कर्व होता है ना, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये भी इस तरफ झुकने लगता है। क्यों, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो tan 0 की वैल्यू के लिए कर्व यहाँ तक चलता है, और उसके बाद में ये कर्व घूम करके आपका 0 की तरफ आ जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से 3π/2 की बात करता हूँ, तो ये 3π/2 की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये 3π/2 है आपका, ये भी इन्फिनिटिव लाइन है आपकी, ऐसे मैंने खींची ड्रॉ की है। और यहाँ से फिर से मैं कर्व खींचा हूँ रेड लाइन के द्वारा, तो 3π/2 tan 3π/2 बराबर इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी वैल्यू आपकी होगी बिल्कुल, ये होगी। बट जैसे ही आप थोड़ी सी वैल्यू को यहाँ पर कम करेंगे, तो कम करती tan की वैल्यू भी क्या होगी, 0 की ओर अग्रसर होगी। तो यहाँ से ये कर्व भी यहाँ तक चलेगा, और यहाँ से आकर के फिर ये इस पाई की तरफ घूम जाएगा। मतलब कर्व इसके ऐसे होते हैं आपके, इस तरह से कर्व बनते हैं आपके। अगर कहें तो ये कुछ इस तरह से आपके tan के कर्व होते हैं, ऐसे चलते और फिर ऐसे घूम करके ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे चलते और ऐसे घूम करके फिर ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कर्व चलते हैं इसके। tan का कर्व कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हमने tan का, और cot के लिए क्या होता है, cot के लिए उल्टी वैल्यू हो जाती है। ये π/2 cot π/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cot π/2 के लिए, cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0। और cot पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये होती है इन्फिनिटिव। तो यहाँ से फिर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैंने इन्फिनिटिव लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से मैं cot के लिए खींच रहा हूँ, तो cot पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, इन्फिनिटिव है। लेकिन जैसे ही अपन cot की वैल्यू को थोड़ा सा कम करते हैं,
पाई से थोड़ा सा कम करते हैं, सपोज करो मैं इसको कुछ कम कर रहा हूँ पाई से थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कर्व आपका अंदर की ओर इंटरसेक्ट होता है और कॉट के लिए ये कर्व कहाँ पहुँच जाता है आपका π/2, क्योंकि कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉट के लिए ये कर्व कुछ ऐसे चला जाता है। तो इस तरह से मैंने कर्व यहाँ पर खींचे हैं, इन कर्व्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इन्हीं कर्वों को देखो यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ इस जगह पर। गामा बराबर 135 के लिए मैंने ये एक सर्किल खींच दिया, सर्किल के जितने पोर्शन की जरूरत थी उतना सर्किल का पोर्शन मैंने खींच दिया। अब मैं इस वैल्यू को लेता हूँ इन्फिनिटी वाली वैल्यू को। अब जब मैं इस इन्फिनिटी वाली वैल्यू को ले रहा हूँ ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी वाली वैल्यू के लिए यहाँ से देखो ज़रा, इसके और इसके बीच में कर्व खींच रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि tan π/2 की वैल्यू, अगर y की वैल्यू में π/2 देता हूँ तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिटी तो होगी। यहाँ पर y इजिकल टू π/2 दिया मैंने, तो x इजिकल टू क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन्फिनिटी से चल कर के आएगा कर्व आपका, इन्फिनिटी से चल के आएगा कर्व, ये इस तरह से कर्व चल के आ रहा है इन्फिनिटी से, ऐसे ये कर्व चल के आ रहा है और ये ऐसे होकर के जैसे ये इसके पास पहुंचेगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। जैसे मैं इस tan की वैल्यू y की वैल्यू को थोड़ा सा कम करता हूं तो ये कर्व यहाँ से घूम करके ये कर्व आपका यहाँ इंटरसेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं 3π/2 की बात करता हूँ तो वही कर्व मेरे पास चलता है, यहाँ से इन्फिनिटी से होता हुआ आता है। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से ये ऐसे होकर के ये आपका जो कहाँ चला जाता है, इस पाई की ओर, क्योंकि tan पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, अगेन 0 हो जाती है। तो ये कर्व जो होता है ना आपका, ये कर्व घूम करके इस tan पाई की तरफ आ जाता है, ये कर्व मिलता है मुझे। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। अगर गामा बराबर 1 है आपका, तो गामा बराबर 1 के लिए जो मुझे बाउंड कंडीशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है, गामा बराबर 1 के लिए ये जो पॉइंट है ना मुझे पहली वैल्यू देता है आइगन वैल्यू के लिए। यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट, चलो नाम दे देता हूँ इसको मैं ए। तो ए इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मतलब गामा बराबर 1 के लिए मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपकी इवन स्टेट्स के लिए होता है, इवन आइगन वैल्यूज के लिए होता है, इवन एनर्जी स्टेट्स के लिए वैल्यू मुझे मिलती है। इसके बाद में अगर मैं 3 के लिए बात कर रहा हूं तो 3 के लिए मुझे एक भी यहां पर क्रॉस नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिलहाल 3 की बात बाद में करते हैं अपन। यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करेगा, ये यहाँ पर आकर के 3 थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले लें अगर, तो हल्का सा ये क्रॉस करेगा इसके ऊपर, बाद में बात करते हैं इसकी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये 3 के लिए हल्का सा क्रॉस करेगा इसको। तो नॉर्मली बात है कि आप जो है इसके लिए यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, और 0 और ये आपका 1 के लिए मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। यहाँ मैं बात करता हूँ इस कर्व की, तो यहाँ पर ये आपका किसका है, ये आपका माइनस का x कॉट माइनस का x और y कॉट y के लिए है ये। तो y की वैल्यू में π/2 रखता हूँ, तो π/2 रखते ही क्या होता है y की वैल्यू के लिए, भाई मैं पाई रख रहा हूँ, चलिए पाई, कॉट पाई की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और π/2 वैल्यू 0 होती है कॉट π/2 की। तो ये कर्व भी आपका यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ तक तो ये ठीक है बिल्कुल ऐसा, और यहाँ से जैसे अपन यहाँ पाई की वैल्यू थोड़ा सा कम वैल्यू करते तो एक कर्व आपका कैसा घूम जाता है, कुछ ऐसा कर्व आपका घूम जाता है, और ये यहाँ आके मिल जाता है इससे। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2π की, तो 2π के लिए कर्व ऐसा चलता है और ये चल करके कुछ इस तरह से आता है, और बाद में ये आकर के इस 3 पर आकर के आपका जो है इस तरह से ऐसे आपका जो है ये मिल जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन, और देखो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम ये कहते हैं कि भाई जो कंडीशन मुझे मिलती है यहाँ पर ये एक बार कट हो रहा है, यहाँ पर एक बार भी कट नहीं हो रहा है, तो अपन आगे इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आके मिल जाता है, और ये कंडीशन में आगे वाली कंडीशंस के लिए खींच सकता हूँ, बट मुझे इतने से ही मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस 0 से पाई के लिए, मतलब मैं 1 की बात कर रहा हूँ, जब मैं गामा बराबर 1 रख रहा हूँ तो गामा बराबर 1 के लिए मुझे एक भी क्रॉस पॉइंट नहीं मिलता है, वहाँ एक क्रॉस पॉइंट मिल रहा है मुझे, x की वैल्यू 1 मिल रही है मुझे, एक वैल्यू एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर देखो एक कर्व आया, यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर जब आपकी वैल्यू 1 होती है गामा बराबर 1 के लिए, तो गामा बराबर की जब वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो उसके लिए मुझे विषम अवस्था के लिए, ओड नंबर के लिए मुझे एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ गामा बराबर 3 के लिए, तो गामा बराबर 3 रखता हूँ मैं इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए। ये गामा बराबर 3 रख दिया तो ये कर्व मिलेगा मुझे इससे,
और इसका कर्व मुझे फिर से मिलेगा, मैं गामा की वैल्यू रख दूंगा कितनी 3π/2 यहाँ पर y की वैल्यू, तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन जैसे अपन यहाँ तक आएंगे और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करते हैं, या बढ़ते हुए भी चल सकते हो, मैं कम में ले रहा हूँ उसको। भाई आप बोल दो सर पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो कर्व ऐसे चलता है, और जैसे 3π पर पहुँचता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। मैं थोड़ा उल्टा लेके चलता कि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। इन्फिनिटी ये वैल्यू रखी तो इन्फिनिटी थी, यहाँ पर आने के बाद जब मैं 3π की वैल्यू को कम करता हूँ ना, तो ये कर्व कहाँ चला जाता है आपका पाई की ओर, क्योंकि आपकी जो है वैल्यू अगर मैं इसकी कम करूँगा थोड़ी सी, तो आपका ये कर्व बिल्कुल पाई पर ही जाएगा। क्योंकि 10π की वैल्यू क्या 10π की वैल्यू क्या होती है आपकी, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो 10π की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पाई पर आकर के मुझे कर्व इस तरह मिल जाता है। अब मैं फिर से देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इस वाले के लिए 3 के लिए मुझे केवल अभी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है B। तो जब गामा की वैल्यू में 3 रखता हूँ तो मुझे फिर से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है इसका। इसमें देखते हैं गामा बराबर 3 के लिए, जिसे मैं गामा की वैल्यू 3 करता हूँ, तो गामा बराबर 3 के लिए क्या होता है, ये पॉइंट अपन लेते हैं 5π/2 में रखता हूँ इसके अंदर, ये रख दिया मैंने इसके अंदर इस वाली कंडीशन में। 5π/2 रखने से क्या होगा, ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि cot 5π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। हम यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को नीचे तरफ पीछे तरफ खींचते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मैं इस 5π/2 या 2π वैल्यू रखता हूँ फिलहाल, चलिए 2π/2 वैल्यू रख देता हूँ। तो 2π की वैल्यू, cot 2π की वैल्यू क्या होती है, 2π पे खींचा है ना मैंने, cot 2π की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। cot 2π की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो cot 2π की वैल्यू इन्फिनिटी है। मैं जैसे इस वैल्यू को थोड़ा सा कम करता हूँ, तो यहाँ पर कर्व आपका पीछे की तरफ खिसकता है। जैसे मैं 3π/2 की तरफ जाता हूँ, तो cot 3π/2 की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। तो 0 वैल्यू के लिए कर्व यहाँ पर आके कट होता है। और यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर से इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, बट इस 3 और इस वाले के लिए मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है C। तो गामा बराबर 3 के लिए मुझे x बराबर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, जो आपका ओड नंबर के रेस्पेक्ट में होता है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके इवन नंबर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये आपका इवन नंबर यही तो शो करेगा, ओड नंबर ये शो। तो ओड नंबर के लिए मुझे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है 3 के लिए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ आपकी 5 वाले पॉइंट की बात करता हूँ, 3π से लेके चलता हूँ इसको मैं, तो 3π से या 5π/2 से लेके चलता हूँ, या 3π से लेके चलता हूँ, चलिए इसको ऐसा बोल देते हैं। तो जब मैं इसको इससे लेके चलता हूँ तो क्या होता है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि 5π/2 पर आपकी वैल्यू आके क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है ना। तो यहाँ से मुझे कितना मिलता है, इसके लिए कितना मिल जाता है मुझे 5 के लिए। तो 5 के लिए मुझे देखो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। जब मैं गामा की वैल्यू 5 रखता हूँ, इसमें तीसरी वैल्यू 5 रख देता, तो गामा की 5 वैल्यू के लिए मेरे पास में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन इनके इंटरसेक्शन से मुझे कितने पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलता है, एक पॉइंट मुझे इंटरसेक्शन यहाँ मिलता है, 2 पॉइंट मिलते हैं मेरे पास में इंटरसेक्शन। इसका मतलब गामा की 5 वैल्यू के लिए मेरे पास x की कितनी वैल्यू मिलती है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, और दोनों ही इवन स्टेट्स के लिए होते हैं। गामा बराबर 5 के लिए यहाँ पर भी मुझे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं। देखो ज़रा, ये 5 है और ये आपका कॉट की है, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं मुझे, और ये दोनों मतलब गामा बराबर 5 के लिए x की वैल्यू मुझे 2 मिलती है। 2 इंटरसेक्शन, x क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, और ये किसके लिए होते हैं, ओड के लिए, बिकॉज ऑफ ये फंक्शन ही आपका ओड के लिए है। तो इस तरह से अपन इसका कर्व खींचते हैं। इसका कर्व खींच करके हम यहाँ से ये कह सकते हैं, देखो तो ध्यान देना इधर, मैं गामा बराबर 1 रख रहा हूँ, गामा बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, सॉरी 3 रख रहा हूँ, और गामा बराबर 5 आप 2, 4, 6 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। हम 1, 3, 5 के लिए भी इसको लेते हैं। तो देखो गामा बराबर 1 के लिए, गामा बराबर 1 के लिए मेरे पास में यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, जब गामा की वैल्यू 1 रख रहा हूँ ना मैं, तो गामा की वैल्यू 1 रखने के लिए जो इवन नंबर के लिए, इवन स्टेट के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इवन स्टेट के लिए, और ओड स्टेट के लिए, दोनों में क्या देता हूँ और टोटल निकाल देता हूँ फिर इसका मैं। तो इवन स्टेट के लिए मेरे पास कितना फंक्शन मिलता है, एक ही यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, और गामा बराबर 1 के लिए ही ओड वाली कंडीशन के लिए मेरे पास में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको इंटरसेक्शन नहीं कहेंगे आप, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है यहीं खत्म हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट करना चाहिए बीच में से किसी को, तो ये इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मुझे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता, मतलब ये वैल्यू 0 होती है। तो टोटल कितने इंटरसेक्शन मिल जाते हैं, मुझे 1 इंटरसेक्शन मिलता है इन दोनों कंडीशंस के लिए और इसके लिए, इन दोनों आइगन फंक्शंस और इस आइगन जो अपने पास में वैल्यू के लिए। कितनी आइगन वैल्यू मिलती है, मुझे 1 आइगन वैल्यू मिलती है, क्योंकि मेरे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। मैंने कहा था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपके क्या देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमें यहाँ पर क्या प्रदान करते हैं, यहाँ से कंडीशंस देते हैं। आगे देखें,
आगे क्या रहेगा आपका, आगे मैं इसको देखता हूं तो आगे मैं कहता हूं गामा बराबर 3 के लिए, तो गामा बराबर 3 रख रहा हूं जब मैं, तो गामा बराबर 3 के लिए इस कंडीशन में ये गामा बराबर 3 है, तो मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है जो इवन कंडीशन के लिए है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहां से मिल गया। और गामा बराबर 3 के लिए ही मुझे इस ओड वाली कंडीशन के लिए मेरे पास यहां से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो ओड के लिए भी कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों इक्वेशन और इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन 22 से मुझे जो है दो बाउंड स्टेट मिल जाती है, जो एक तो होती है इवन स्टेट के लिए और दूसरी कंडीशन होती है दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हमें आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू देता है। तो दो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, एक मिलती है मुझे ऑड नंबर के रेस्पेक्ट में और एक मिलती है मुझे इवन नंबर के रेस्पेक्ट में। गामा बराबर 5 रखता हूं, तो गामा बराबर 5 के लिए क्या होता है आपका, इसमें देखता हूं तो गामा बराबर 5 के लिए मेरे पास में एक और ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो यहां पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं मुझे, जो कॉट के लिए, और कॉट क्या है आपका इवन के लिए है, इवन स्टेट के लिए है। और इसमें 5 के लिए भी मुझे एक और एक दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट कुल मिला के मुझे 4 पॉइंट मिलते हैं इन दोनों स्टेट्स के साथ में लेने पर। तो कुल 4 मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके दो आइगन वैल्यूज, दो एनर्जी आइगन वैल्यू मुझे इवन नंबर के लिए, इवन स्टेट के लिए, और दो एनर्जी आइगन वैल्यू मुझे ओड नंबर के लिए मिलती है। तो गामा बराबर 5 के लिए मुझे यहाँ पर 4 स्टेट्स मिल जाती है, 2 ओड और 2 इवन। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर ये जो आपकी एनर्जी आइगन्स वैल्यू है वो गामा पर डिपेंड करती है। गामा क्या है आपका, ये है वी नॉट ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो गामा वी नॉट और ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ए क्या है, ए इस आपकी जो विभव कूप का एक साइड का हमने पोर्शन लिया है, इस वाली कंडीशन के इस इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर जितनी चौड़ाई होगी आपकी गामा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, साथ ही साथ इसकी डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी, वी नॉट जितना ज़्यादा होगा, वी नॉट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, गामा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हमें यहाँ पर मिलेगी। तो हर बार इस गामा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग एनर्जी आइगन स्टेट्स मिलते हैं। गामा बराबर 1 के लिए केवल इवन आइगन एनर्जी स्टेट मिलता है मुझे, गामा बराबर 3 के लिए एक इवन और एक ओड आइगन एनर्जी स्टेट मिलता है मुझे, और गामा बराबर 5 के लिए मुझे 2 इवन और 2 ओड एनर्जी आइगन वैल्यूज मुझे मिलती है। तो इस प्रकार से हम इस कर्व से एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले वाले टॉपिक्स में हमने एनर्जी की वैल्यू को डायरेक्ट निकाला था कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, लेकिन यहाँ पर ये दो इक्वेशन आती है ना, ये आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है और इन इक्वेशंस को अपन जो है मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने कर्व विधि की मेथड ली, कर्व मेथड से हमने यहाँ पर डिफरेंट आइगन वैल्यूज को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो एक कर्व ध्यान रखना और एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, और इस तरह से अपन जो है इसका कर्व यहाँ पर खींच सकते हैं।